तो दोस्तों पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू मेरे दोस्तों आप लोगों का 2015 से लेकर 2024 तक जो आपसे पूछा गया है मैं वो चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं, जिसमें से मैं चैप्टर 1 बता चुका हूं। जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपके सामने चैप्टर 2 लेकर आया हूं। गुरुजी ये जो चैप्टर 2 है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैथमेटिक्स का मतलब आप लोगों का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ जो मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये तो मैं दोस्तों आप लोगों को चैप्टर वाइज बता रहा हूं यहाँ पे यूट्यूब पे, लेकिन एक होता है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें सर अच्छी तरह से इन 3 महीना में तबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना है, तो गुरुजी सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आर्ट्स वालों के लिए। पर अगर आप साइंस वाले के लिए है मेरे दोस्तों तो आप इकोनॉमिक्स ज्वाइन कीजिए या इंग्लिश कोर को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चलती है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि सिर्फ एक टाइम पे, जी नहीं, दोनों टाइम पे क्लास होती है और सिर्फ मेरे दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही बातें होती है, ना कुछ अदर बातें होती है। ठीक है, तो फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए। आपको भी दिक्कत होगी तो मेरे दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, नीचे नंबर दिया गया है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, खैर मुद्दे पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है सर प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है। आखिर जो हमारा प्रभावपूर्ण मांग है ना गुरुजी वो किस पे निर्भर करती है? यकीन नहीं मानेंगे 2016 का पेपर उठाकर देखेंगे क्या वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं। मेरे दोस्तों कुछ बंदा कहेंगे सर आप पागल हो गए हैं क्या, मैं कहूंगा क्यों भाई, तो आप कहेंगे कि सर 2016 में तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। मेरे दोस्तों था 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होती थी, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि मांग वक्र नीचे से नीचे झुकती है बाएं से दाएं की ओर। याद रखिएगा बाएं से दाएं की ओर इस तरह से नीचे झुकती है। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता चुका हूं जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे भाई। गुणांक का कौन सा सूत्र नहीं है? गलत भाई, गुणांक का कौन सा सूत्र है? गुणांक का मतलब मेरे दोस्तों के का कौन सा सूत्र है आपको यहाँ पे बताना है। मेरे भाई गुणांक का सूत्र 2 होती है गुरुजी। एक होता है सर 1 = 1 - MPC, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एक होता है सर k = 1/MPS। 2 फॉर्मूला होती है सर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमांत याद रखिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के जो फॉर्मूला होती है अपन k = 1/1 - MPC, और यही फॉर्मूला से भर भर के क्वेश्चन भी आता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है सर गुणांक को, यानी मेरे दोस्तों हम लोग गुणांक को अगर हम लोग डेल्टा के रूप में देखें, क्या गुरुजी इस सिंबल जो आप लोग त्रिभुज देखते हैं ना भाई, ये सिंबल का नाम है डेल्टा। क्या नाम है भाई? याद रखिएगा डेल्टा नाम है। तो डेल्टा के रूप में अगर व्यक्त किया जाए तो कैसे व्यक्त करेंगे भाई? तो बताएंगे सर k = याद रखिएगा डेल्टा y/डेल्टा, याद रखिएगा i। ठीक है, ये हमारा इनकम हो गया सर, ये हमारा आय हो गई, ये हमारा बचत हो गया भाई। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? बचत हो गई। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों फॉर्मूला से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, इसको ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन है सर एमपीसी प्लस एमपीएस का मान कितना होता है? एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा होता है मेरे दोस्तों ए। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी आपसे पूछे एमपीएस प्लस एमपीसी का मान कितना होगा तो आपको हमेशा बताना 1 होता है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समान उपभोक्ता प्रवृत्ति यानी एमपीएस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो बताएंगे सर जो हमारा एमपीएस है मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कंजप्शन होती है। अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो मेरे दोस्तों डेल्टा C/डेल्टा, याद रखिएगा y, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कंजप्शन और बटा हमारा बचत, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। और ये क्लास जो है ना मेरे भाई ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब आपका आ गया सर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका मैथमेटिक्स से। अब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखिएगा भाई। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीएस का वैल्यू दिया है कितना प्यारे, तो बताएंगे सर एमपीएस का वैल्यू दिया है 0.7। तो आपसे के तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होगा? देखिए मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया, याद रखिएगा एक एमपीएस, देखिए एमपीएस का वैल्यू दिया, एमपीसी का वैल्यू दिया 0.7 और आपका वैल्यू दिया एमपीएस का मान आपसे पूछा जा रहा है।
अभी सर आपने जस्ट एक फॉर्मूला बताया सर मैंने क्या फॉर्मूला बताया गुरुजी? तो फॉर्मूला ये था कि एमपीसी, याद रखिएगा भाई, एक फॉर्मूला बताया सर मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एमपीसी अब प्लस एमपीएस का फॉर्मूला हमेशा 1 होता है। तो एमपीसी का वैल्यू दिया सर 0.7 इक्वल टू सर याद रखिएगा प्लस एमपीएस बराबर कितना 1। एमपीएस इक्वल टू इस सर 1 है, बॉर्डर को उस पार ले जाएंगे तो आएगा सर माइनस 0.7, यानी मैं बोल सकता हूँ सर एमपीएस इक्वल टू आ जाएगा 0.3। 1 में से 0.7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो बताएंगे 0.3। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी भाई आपके एग्जाम में, आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस हाँ, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आखिर फॉर्मूला जनरेट कहां से हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बातें है भाई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है क्या कहता है भाई सुनिएगा। और जो एप्लीकेशन के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किए, इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स हो या आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स हो या आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो उनका जो नंबरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 9 मार्क्स से 12 मार्क्स का नंबरिकल क्वेश्चन आइए, ठीक है, दोनों मिला करके मेरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 9 से 12 मार्क्स का आएगी। तो उन लोगों को टेंशन नहीं ले जो एप्लीकेशन को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, उनका सेपरेट क्लास चलेगी एप्लीकेशन पे, ठीक है ना भाई, रूटिंग के हिसाब से क्लास चलेगी जो रूटिंग प्रोवाइड किया गया है। या अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सीमांत बचत परिमिति यानी मेरे दोस्तों एमपीएस का मान अगर दिया है सर 0.1 तो निवेश गुणांक का मान क्या होगा, यानी मेरे दोस्तों के का मान कितना होगा? अभी मैंने जस्ट बताया सर के इक्वल टू होता है 1 अपॉन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1 अपॉन एमपीएस। अभी फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया भाई, तो के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस का वैल्यू दिया सर 0.1। पॉइंट को हटाएंगे सर, दादागिरी करके पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा के इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 10। कितना हो जाएगा भाई? के इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10, मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे गुरुजी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पे सर दो चीज होता है, एक सार्वजनिक होती है, एक निजी होता है। निजी मतलब अपना, हमार लगे रे दादा हम काहे थे बोरे हमारा अपन सामानटा नहीं थे बुझाओ, हम जो कर भी तू कर लिए। हम लोग कैसे बोलते हैं भाई? ये गांव देहात की भाषा है, गांव देहात में ऐसा ही बोलते हैं, अपने सामान को दूसरा को नहीं देना चाहते भाई, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों सार्वजनिक का मतलब सबके लिए होता है। सार्वजनिक का मतलब ये सरकार का ऊपर दायित्व है मेरे दोस्तों, ये सरकार का दिया हुआ चीज है, ये सबके लिए होता है। जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल, सरकारी प्रशासन या राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब क्या है भाई? तो सार्वजनिक है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो बताएंगे सर इसका दूसरा नाम है हमारा प्रतिस्थापन का नियम। क्या नाम है भाई? प्रतिस्थापन का नियम। और कुछ सालों से जबरदस्त तरीके से प्रतिस्थापन का नियम पूछा जा रहा है गुरुजी, कुछ सालों से प्रतिस्थापन का नियम जो है ना पूछा जा रहा है, तो इसको सब्जेक्टिव में याद रखिएगा। जब कुल उपयोगिता, और ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, हाँ अब्बू आ रहे हैं, सुने हैं ना, उसी तरह से ये क्वेश्चन आ रहा है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है भाई? तो याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता हमेशा शून्य होता है। लेकिन मेरे दोस्तों जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता का मान घटती है। कुल उपयोगिता बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता घटेगी। लेकिन कुल उपयोगिता अगर अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगा, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आती है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन संयोग स्थापन वस्तु का एक प्रकार है भाई? संस्थापन वस्तु मेरे दोस्तों जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती है, सॉरी एक दूसरे के बिना चल भी सकता है। जैसे मेरे दोस्तों चाय के बिना चीनी, ये तो हमारा सर हो गया स्थापन वस्तु नहीं, पूरक वस्तु हो गया भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु हो गया, यानी पूरक वस्तु जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता है। यानी कलम स्याही के बिना नहीं, स्याही कलम के बिना नहीं, गाड़ी डीजल के बिना नहीं या डीजल गाड़ी के बिना नहीं, ये नहीं चल सकता है, ठीक है ना भाई। तो जो चल सकता है वो हमारा चाय एंड कॉफी। चाय के दाम बढ़ेगी, कॉफी पियेंगे, हम तो माल पियेंगे, कॉफी पियेंगे, या तो कॉफी के दाम बढ़ेगी तो मैं चाय पीऊंगा भाई, है ना भाई। हमारे पास क्या ऑफर है, विकल्प है हमारे पास, ठीक है। यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए मेरे दोस्तों, एलईडी, ठीक है, लिक्विड। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। यदि बिजली की कीमत घटने पर, बिजली का कीमत गया भट, ठीक है, पहले आपके घर में 100 रुपया बिजली लगता था, अब हो गया मान के चलिए 90 रुपया। एलईडी के बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तु है? ठीक है, दोनों किस प्रकार की वस्तु होगी सर? तो बताएंगे सर ये दोनों हमारा पूरक वस्तु है। क्यों भाई? क्योंकि एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर बिजली के दाम बढ़ेगी तो हम घर में बल्ब की संख्या घटा देंगे, क्योंकि बिजली के दाम बढ़ रही है ना भाई, हमारे घर का इनकम तो नहीं बढ़ रहा है ना भाई। तो बिजली का दाम बढ़ेगी तो मेरे दोस्तों हम घटा देंगे, क्या भाई, क्या घटा देंगे, बल्ब घटा देंगे। लेकिन अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी तो बल्ब के दाम बढ़ा देंगे, सॉरी बल्ब का संख्या हम बढ़ा देंगे घर में, यस या नो। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर पूरक वस्तु, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, सीमांत उत्पाद वक्र एवं औसत उत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है। इसका आकार हमेशा उल्टा यू आकार का जैसा होता है, याद रखिए, उल्टा यू आकार की तरह होता है। अच्छा, उल्टा यू आकार मतलब मेरे दोस्तों इस तरह से होगा, ठीक है। आइए सर, यदि कुल लागत टोटल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत VC तथा कुल स्थिर लागत FC हो तो इसका समीकरण बताएं। तो इसका जो समीकरण होती है ना भाई, इसका समीकरण होता है TC इक्वल टू VC प्लस FC। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। मैं अगला वीडियो में मैं आप लोगों को यहां से आप लोगों को मेरे दोस्तों नंबरिकल बताऊंगा, ठीक है, यहां से आप लोगों को मैं नंबरिकल बताऊंगा। तो इसके लिए आइडिया होना बहुत जरूरी है आपका। अगला प्रश्न है सर, निर्गत को Q1, ठीक है, Q1 का वैल्यू दिया है सर हमारा 40 और Q1 माइनस 1 का वैल्यू दिया है सर हमारा कितना, सॉरी ये 50 दिया हुआ है सर, और ये हमारा 40 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि सीमांत लागत क्या होगा। मेरे दोस्तों सीमांत लागत निकालने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है सीमांत लागत निकालने का। अच्छा सर क्या है लागत, तो बताएंगे सर, हमेशा याद रखिएगा बड़ा डाटा को मेरे दोस्तों पहले के डाटा को अगले के डाटा से माइनस कर दीजिएगा, तो आएगा सर 10। ये 10 हमारा कहलाएगा सीमांत लागत प्रवृत्ति, ठीक है। ये तो मैं टेलर दे रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। पर पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एनी हाउ आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को ज्वाइन कर लेंगे भाई। एनी हाउ मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जो भी आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 3 महीना में 2 महीना में अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है। आप एनी हाउ कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन है सर, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति प्रतिपादन किसने किया था, तो बताएंगे ये हमारा फलक्स क्या था, किसने किया था भाई, फलक्स ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। आपसे पूछा गया कि मेरे दोस्तों जो मांग की विधि है ना भाई, आपसे पूछा गया जो मांग की लोच है ना, इसको मापने का एक्चुअली 3 विधि है, तो इनमें से कौन सा विधि है जो नहीं है, तो बताएंगे सर प्रतिशत विधि है, कुल व्यय प्रणाली है, बिंदु विधि है, पर आय प्रणाली विधि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तटस्थ वक्र का झुकाव होता है भाई, तटस्थ वक्र का झुकाव बाएं से दाएं की ओर होता है, याद रखिए मैंने अभी जस्ट बताया बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकाव होता है, आप ग्राफ को भी देखकर समझ सकते हैं भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, याद रखिए ये हमारा कुल उपयोगिता है, ठीक है, कुल उपयोगिता कुल ट्रांजेक्शन जैसे अधिकतम होगी मेरे दोस्तों तो हमारा सीमांत उपयोगिता, याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता जो मेरे दोस्तों MC, याद रखिएगा वो हमेशा 0 होता है। क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, यदि किसी वस्तु के मूल्य मान की लोच अगर 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार होगी। तो याद रखिएगा गुरुजी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर माइनस में आए तो उसको बेलोचदार कहते हैं। क्या, अगर मैं पिछला वीडियो में ही आप लोगों को बताया था, अगर माइनस में आए तो उसको हम लोग बेलोचदार कहेंगे, लेकिन अगर प्लस में आए यानी पॉजिटिव में रहें तो उसको हम लोग लोचदार कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूं सर ये हमारा क्या हो जाएगा, लोचदार होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कॉफी का मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी भाई। अच्छा मैं पूछूं, अगर कॉफी के दाम बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, चाय के मांग में क्या होगी भाई, चाय की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगा भाई। कॉफी का मूल्य में अगर बढ़ेगा, कॉफी का दाम बढ़ेगी ना भाई, तो चाय का मांग बढ़ेगी, चाय लोग ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, क्यों, क्योंकि चाय सस्ती है, कॉफी का दाम बढ़ रहा है ना। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 44, सम सीमांत उपयोगिता निम्नलिखित के नियम के प्रतिपादक है। सम सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादक कौन है भाई, तो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, आप एक बार जाकर मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, मैं चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं, इसी तरह से चैप्टर वाइज अगर आप लोग चाहते हैं PYQ तो मेरे दोस्तों फटाफट सारा बंदा कमेंट करे कि सर हाँ हम लोगों का इकोनॉमिक्स के बाद इंग्लिश कोर का भी करवाइए, या भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, या सर इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करवाते रहिए,
जो भी आपके मन में प्रश्न होगी मेरे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट को देख के ही आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों का इकोनॉमिक्स का अलावा जितना भी सब्जेक्ट है सारे आप लोगों को कमेंट को देख के ही मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है सर, उत्पादक के नियम में से कौन सा साधन है भाई? उत्पादक के नियम मेरे दोस्तों है भूमि चाहिए, व्यवस्था चाहिए, देखिए मेरे दोस्तों श्रम पूंजी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। उत्पादन वक्र की ढाल होती है भाई, उत्पादन वक्र का ढाल हमेशा बाएं से दाएं की ओर होता है, उत्पादन वक्र की ढाल हमेशा बाएं से दाएं की ओर होता है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बताएंगे सर कुल विधि, कुल व्यय विधि, बिंदु रीति, प्रतिशत या अनुपातिक। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या गुरुजी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। इस बात को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन है भाई? तो इसका प्रतिपादक हमारा गॉसियन है भाई। क्या है? गॉसियन है। चलिए सर आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं, जो हमारे लोग आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या जो करने वाले हैं या करेंगे, उनका क्लास होगी मेरे दोस्तों सुबह और शाम दोनों टाइम पे, ठीक है। सुबह और शाम दोनों टाइम पे इसका क्लास होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए फटाफट आप लोग डाउनलोड कीजिए, पहली बात। दूसरी बात है मेरे दोस्तों कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं करते हैं तो मेरे दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आप फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे दोस्तों डायरेक्ट कॉल कीजिएगा 9798453896। याद रखिएगा 3896। इस नंबर पे आप लोग फोन पे कीजिएगा जो भी आपका प्राइस होगी, और फोन पे करने के बाद मेरे दोस्तों कॉल कीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर आप लोग बता दीजिएगा कि आपको कौन सा नंबर से स्टडी करना है। आप मेरे दोस्तों मोबाइल नंबर बता देंगे, आप कॉल पे लाइन पे रहिएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका एडमिशन हो जाएगी, फिर आपको क्लास मिल जाएगा। सारा चीज जितना पढ़ाई अभी हो चुकी है वो भी मिल जाएगा, जो अभी होने वाला है, जो हो रहा है, सारा चीज आपको PYQ हो, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, एग्जाम से पहले एग्जाम का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो भी हो, सारा चीज आप लोगों को जबरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट ना करें, जाए गुरुजी इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिएगा। फिर हम लोग मुलाकात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ।